नमस्कार, मैं हूं प्रीति चौहान और आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। समय हो चला है डिबेट का। लोकसभा चुनावों के तारीखों के ऐलान के बाद दोनों ही प्रमुख गठबंधन एनडीए और इंडिया अपना कुनबा बढ़ाने में जुट गया है। कई दल अपनी सहूलियत के हिसाब से पाला बदल रहा है, तो वहीं बिहार में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा उन्होंने एनडीए गठबंधन के अलग होने के भी संकेत दिए। बिहार में एनडीए गठबंधन के बीच हुए सीट शेयरिंग में एक भी सीट नहीं मिलने से वो नाराज बताए जा रहे हैं। बिहार के साथ साथ महाराष्ट्र में भी राजनीतिक हलचल ताबड़तोड़ तरीके से जारी है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर उनसे मुलाकात की, जिसके बाद उनकी पार्टी की एनडीए में शामिल होने की चर्चा अब जोरों पर है। राज ठाकरे बाल ठाकरे के भतीजे हैं और उनके एनडीए में आने से उद्धव ठाकरे के जो कार्ड है उनके पूरे के पूरे कैडर को बड़ा झटका लग सकता है। इसके अलावा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और विधायक सीता सोरेन ने भी भारतीय जनता पार्टी का सुबह दोपहर में दामन थाम लिया। चुनाव से ठीक पहले सोरेन परिवार में हुए इस फूट से बीजेपी को एक बड़ा फायदा हो सकता है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि इस भगदड़ से किस दल को सबसे ज्यादा फायदा होगा। साथ ही तीसरी जो आज की सबसे बड़ी खबर रही वो ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी 400 पार के लिए छोटे छोटे कुनबों को एक साथ जोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। लगातार जोड़ तोड़ की राजनीति सामने आ रही है। लोग इस तरफ आ रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं। यही राजनीति फिलहाल लोकसभा चुनाव के इर्द गिर्द नजर आती है। लेकिन इन सब में आपको बता दें कि क्या पशुपति पारस के जाने से एनडीए को बिहार में नुकसान होगा या राज ठाकरे के एनडीए में आने से एनडीए महाराष्ट्र में पिछली बार से भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। साथ ही साथ अब सुप्रिया सुले ने भी ये ऑफर दिया है कि अगर राज ठाकरे चाहें तो महाविकास आघाड़ी से वो राज ठाकरे चाहें तो सुप्रिया सुले के गुट में भी आ सकते हैं। हालांकि अब लोकसभा के पहले कितने सारे चालें चली जाएंगी और साथ ही कौन से नेता, कौन सा बड़ा चेहरा किस पाले में जाकर बैठ जाएगा, यानी कि कौन सा ऊंट किस करवट जाकर बैठेगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन ये कहावत बड़ा सटीक बैठता है कि राजनीति में कोई चाचा, कोई भतीजा, कोई भी अपना, कोई पराया, ये कुछ नहीं होता। सारा खेल वक्त का है। छोटा सा रिपोर्ट देखिए, उसके बाद रिपोर्ट में आगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सभी दलों में भगदड़ सी मच गई है। बिहार में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने एनडीए गठबंधन से अलग होने के संकेत दिए। इसके साथ ही पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया। बिहार में एनडीए गठबंधन के बीच हुए सीट शेयरिंग में पशुपति कुमार पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलने से वो नाराज हैं। इस्तीफे की घोषणा करते हुए पशुपति कुमार पारस ने कहा कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। इन परिस्थितियों में पार्टी और परिवार नहीं पहुंचता, ये जिम्मेदारी चाचा जी पर थी। पर बहरहाल गंगा में से काफी पानी अब बह चुका है, परिस्थितियां काफी बदल गई हैं। एक बात वो अक्सर कहते हैं, मैं मानता हूं कि हकीकत भी वही है, व्यक्ति नहीं समय बलवान होता है। और आज समय ने अपनी ताकत दिखाई, समय ने न्याय किया और जस्टिस प्रिवेल किया। 2024 लोकसभा चुनावों से पहले महाराष्ट्र में महायुति के विस्तार होने की चर्चा भी जोरों पर है।
बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी शामिल हो सकती है। पिछले 24 घंटे की हलचल के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनना लगभग तय हो गया है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मुलाकात की है। अमित शाह और राज ठाकरे की इस मुलाकात के बाद मनसे की महायुति में एंट्री का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और विधायक सीता सोरेन ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। मौके पर सीता सोरेन ने कहा कि झारखंड के महान सोरेन परिवार को छोड़कर मोदी जी के विशाल परिवार में शामिल हो रही हूँ। मैंने 14 साल तक पार्टी की सेवा की। 14 साल में जो मुझे मिलना चाहिए था सम्मान, वो सम्मान आज तक नहीं मिला, जिसके कारण ये बहुत बड़ा फैसला मुझे लेना पड़ा। मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन जी का बनाया हुआ, उनका मेहनत किया हुआ, उनकी ज़मीन बनाई हुई, और हम आज तक अछूते ही रहे हैं। हमें किसी तरह का पार्टी से कोई सम्मान नहीं मिला है, जिसके कारण आज ये फैसला मुझे लेना पड़ा। अब सवाल उठता है कि लोकसभा चुनाव से पहले बची इस भगदड़ से किस दल को सबसे ज्यादा फायदा होगा। पशुपति पारस के जाने से बिहार में एनडीए को नुकसान होगा या राज ठाकरे के एनडीए में आने से महाअघाड़ी को नुकसान होगा, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज इंडिया के लिए आदित्य झा की रिपोर्ट। तो आपने हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट देखी। अब डिबेट में हम आगे बढ़ जाते हैं। आपको जल्दी से अपने मेहमानों से मिलवा देते हैं जो आज इस डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे साथ रौचिका अग्रवाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ होंगी। डॉक्टर टीना कनवीर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। संजय द्विवेदी होंगे, प्रवक्ता शिवसेना के। AK मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मनीष गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही अनिरुद्ध कुमार, सुधांशु, प्रवक्ता RLJP हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तो सबसे पहले रुक कर लेते हैं रौचिका अग्रवाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। रौचिका जी, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार का नारा दे रही है और ये कह रही है कि पूरा देश उनका परिवार है और देश के लोगों के साथ ये 400 पार का जो आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी पार करेगी, क्रॉस करेगी। क्या छोटे छोटे कुनबों को मिला करके पार्टी आगे बढ़ेगी? इसीलिए तोड़ जोड़ कर रही है भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ आपने चिराग पासवान और साथ ही देखा कैसे पशुपति पारस की लड़ाई है जो सामने आई है। अभी राज ठाकरे से भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठक करी। हालांकि सुप्रिया सुले दूसरी तरफ कह रही हैं कि राज चाहें तो हमारी तरफ आ सकते हैं। क्या कहेंगे? नमस्कार। नमस्ते। एक तो सबसे पहले जो आपने कहा, मैं उस बात में ये जरूर कहना चाहूंगी कि अब चुनाव आयोग ने क्योंकि 2024 की डेट फाइनलाइज कर दी है, तो आपके माध्यम से मैं सभी को, क्योंकि हम डिबेट में तो बैठे ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे लिए जरूरी ये है कि लोग मत डालने जाएं। तो मैं सबको, अपनी सारी जनता को आपके माध्यम से एक आग्रह जरूर करना चाहूंगी कि ये जो मतदान का जो वो होता है, हमें सबको इसको यूज करना चाहिए। हम सभी मतदान देने जाएं और चुनावी प्रक्रिया में। ठीक है रौचिका जी, अब जल्दी से बताइए। अब आपके सवाल पे अब आते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है और हम दृढ़ हैं इस बात के लिए कि इस समय, इस बार हमारा एनडीए जो जाएगा वो 400 पार जाएगा, भाजपा 370 जाएगी। परिवारवाद के लिए जिस पे हमने आवाज हमेशा से उठाई है, भ्रष्टाचार पे उठाई है, तुष्टीकरण पे उठाई है, वो हम हमेशा उठाते रहेंगे। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने एक बात बहुत क्लियरली बोली थी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और वही 2019 नहीं, सवाल यहाँ खाने परिवारवाद की नहीं है। सवाल है कि क्या 2024 का ये लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे कुनबों के साथ लड़ने जा रही है? मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, क्या ये जो 400 का मैजिक है, 400 का जो मैजिक है, क्या ये सिर्फ आंकड़ों में दिखाने के लिए या फिर ये छोटे छोटे कुनबों को जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी आगे एक बड़ा मैसेज देना चाहती है कि हमारे पास, आप देखिए, संख्या बल इतनी है। ये एक मनोवैज्ञानिक टर्म भी होता है, मैं वो आपसे पूछ रही हूँ।
देखिए, अगर कहीं पर किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को अगर अपने पास अपने घर में अगर संतुष्टि नहीं मिल रही है, उन्हें इज्जत नहीं मिल रही है, या फिर पूरा का पूरा अगर पार्टी पूरे हमारे साथ जुड़ना चाहती है, तो हमने तो पहले ही कहा है कि जो बीजेपी है या एनडीए है वो पूरा एक परिवार है। हम सबको बाहें खोल के हम स्वागत करते हैं। जो हमारी आइडियोलॉजी के साथ काम करना चाहता है, जो विकास के लिए काम करना चाहता है, जो विश्वास के साथ काम करना चाहता है और मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहता है, हमारे यहाँ उन सबका स्वागत है। और रही बात किसी की अगर अपने परिवार में अगर उनकी नहीं पट रही है, तो वो उनकी आपसी कलेश है, आपसी कलह है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जो भी हमारे पास आता है हम उसका दिल खोल के स्वागत करते हैं। ये सबको पता है कि जितना भी हमारा एनडीए परिवार है वो सबको मालूम है कि डिसिप्लिन है, सब अपना एक उनके पास एक नेता है नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में सब लोग इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सबने अपना नेता मान लिया है। हमारे यहाँ आपस में कोई कलह नहीं है, कोई कलेश नहीं है। जिनकी अपने कलेश है उनकी आपस में इंडी गठबंधन की आपस में उनकी पटरी नहीं बैठ रही है, चाहे वो आपसी उनके मतभेद हो या क्षेत्रों में या राज्यों में उनके सीटों के ऊपर जो बंटवारे को परेशानियां हो, वो उनकी आपसी हैं, वो उनको खुद को सॉल्व करनी चाहिए। हमारे यहाँ जो आएगा हमारी आइडियोलॉजी के साथ, हमारे डिसिप्लिन के साथ, हमारे नेता के साथ, टीना कनवीर के साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो आएगा उनका दिल खोल के स्वागत। ठीक है टीना कनवीर, अगर इंडिया गठबंधन में लोगों को वो सीटें, पोजीशन और प्यार नहीं मिलेगा, वो सम्मान नहीं मिलेगा जिसके वो लायक हैं, तो हमारी ओर अगर ऐसी कोई हाथ बढ़ती है या फिर हमारी तरफ उम्मीदों से अगर कोई देखता है, तो हम उनका दामन नहीं छोड़ेंगे, उनको अपने साथ लेकर आएंगे और आगे बढ़ेंगे। ये कहना है प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का। देखिए प्रीति जी, आज पशुपति पारस को मैं सुन रही थी और उनका कहना था कि उनके साथ नाइंसाफी जो है ये बीजेपी के अंदर हो रही है, एनडीए के अंदर हो रही है। इंडिया अलायंस बहुत मजबूती के साथ काम कर रहा है, मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, सीट शेयरिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है और हमने भी कर भी किया। आप बताइए बीजेपी ने कब किया, एनडीए का कब, क्या उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। लगातार बार बार यही सवाल हम इंडिया अलायंस पूछ रहा है एनडीए से कि शेयरिंग में क्या आ रहे हैं। देखिए चुनाव प्रचार पहले उनको बोलने दीजिए, बीच में उनको पहले अपनी बात सब रख लें, उसके बाद काउंटर कीजिएगा। जल्दी से टीना अपनी बात रखिए। बैठक हुई, उस मीटिंग के अंदर जो हमने घोषणा पत्र नहीं कहते, हम इसे न्याय पत्र कहते हैं, 25 गारंटी देने का काम इंडिया अलायंस जो कि कांग्रेस पार्टी करने जा रही है, और वो एक गारंटी जनता के बीच जाएगी। और इनके साथ वही होगा जो इंडिया साइनिंग का नारा एक समय में दिया गया था, वो नारा जो खोखला रहा और इसके बाद इन सत्ता से गायब हो गए थे, तो वही सत्ता से अब ये उखाड़ दिए जाएंगे। तो हम पूरी मजबूती के साथ जनता के बीच जा रहे हैं और हम लोगों की जो इंडिया अलायंस है वो आज असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा ने भी कहा है, टीना आज आपने न्यूज चैनल जरूर देखा होगा, हेमंता बिस्वा ने भी आज कहा है कि अगर कोई कांग्रेस पार्टी से जीत भी जाता है, लेकिन 2024 के चुनाव के बाद वो कैंडिडेट तो वापस भारतीय जनता पार्टी में ही आएगा। जी मैं इसका जवाब दे देती हूँ। इस पर अधीर रंजन चौधरी ने जवाब भी दिया है। जी 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 प्रीति, देखिए अगर बीजेपी एक नाग की तरह है जो पार्टी को डस लेती है, मैं हरियाणा चुनाव सोचिए कि वहाँ बीजेपी के साथ इन्होंने गठबंधन किया और गठबंधन के बाद जिस तरीके से 4.5 साल सत्ता की मलाई चाटी, उसके बाद जेजेपी का अस्तित्व ही पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अब हरियाणा में जेजेपी का कोई अस्तित्व नहीं बचा है और यही जहाँ जहाँ ये लोग गठबंधन करते हैं उनके साथ ये ऐसा ही करते हैं। चाहे हम अकाली दल की बात करें, मुफ्ती जी के साथ की था, बीजेपी की रणनीति यही है, लेकिन हम पूरी आश्वस्त है पूरी तरीके से, क्योंकि सर्वे। लेकिन ये बड़ा कॉन्फिडेंटली वो कह रहे हैं कि जीतने के बाद इंडिया गठबंधन में जो लोग आज आपको उधर नजर आ रहे हैं, 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट होने वाली है। बहुत बड़ा बात है। ठीक है, ये बड़ी बात है। मैं आपके पास आती हूँ अनिरुद्ध कुमार हमारे साथ RLJP से स्टूडियो में बैठे हैं। इससे पहले रोचिका अग्रवाल ने कहा था अनिरुद्ध जी कि अगर सम्मान नहीं मिलेगा तो हमारी तरफ आ जाएंगे, इसीलिए हमारी तरफ आ रहे हैं क्योंकि पार्टी में उचित पद और सम्मान लोगों को नहीं दिया जा रहा है। क्या कहेंगे?
जी अभी देखिए कोई आधिकारिक जो है घोषणा आरएलजेपी की तरफ से नहीं हुई है कि उन्होंने छोड़ा है, और लेकिन इस्तीफा तो दे ही दिया। इस्तीफा दिया है क्योंकि हमने अंत समय तक इंतजार किया था कि गठबंधन जो है एनडीए गठबंधन वो हमारे जो कद के मुताबिक हमें सीटें देंगी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ हमने अंत तक कहा कि एनडीए हमें हमारा सम्मान दे, एनडीए हमें हमारा सम्मान दे और हमारे अधिकार जो थे जिन सीटों पर वो हमें बाकायदा लौटा दे, तो हम जो है उनके साथ बने रहेंगे। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय पशुपति कुमार पारस जी, उन्होंने अंत समय तक घोषणा की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की। उनके भतीजे पशुपति कुमार पारस जी के जो प्रिंस राज जी हैं, उन्होंने ट्विटर पर भी इस बात को लिख करके, और पशुपति पारस जी ने भी ट्विटर पर लिख करके मोदी का परिवार की बात कही थी। लेकिन जब परिवार हमने कहा और आपने परिवार माना नहीं, तो हम किस तरीके से वहां बने रह सकते थे। अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। जी ये चिराग पासवान बार बार कह रहे हैं, और अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जब चिराग को पिछली बार एक उचित स्थान पार्टी में मिलनी चाहिए थे, लेकिन चाचा के कारण जो डिजर्विंग पोजीशन थी वो उनको नहीं मिला। तो अब चिराग भी कह रहे हैं कि समय सबका आता है और अभी समय जो है उनका है, और ऐसे में उनको न्याय मिला है, ये बड़ी बात है। तो क्या ऐसा आपको लगता है पशुपति जी ने उनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी की थी, खासकर सीटों को लेकर? जी मैं आपको बता दूं कि नाइंसाफी और इंसाफ ये दोनों ही किसी मानव के हाथ में नहीं है। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कहते हैं कि समय बलवान होता है, व्यक्ति बलवान नहीं होता है। उस समय हो सकता है कि अभी चिराग जी ऐसा कह रहे हो कि वो बलवान वाली स्थिति में है, पहले ही वो हनुमान बने हुए थे, तो हनुमान तो बलवान थे ही। लेकिन सवाल ये है कि जिस पार्टी को बिहार प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए 29 सीटें एमएलए की जीत करके जिस व्यक्ति ने दी हो, और बाद में जो चुनाव लड़ा गया था बिहार में गठबंधन में ही लड़ा गया था, तो उस समय भी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष जो है पशुपति कुमार पारस थे। तो जिन्होंने पार्टी को सींचा बढ़ाया, और वो डिजर्व नहीं करते। और एक व्यक्ति जो दिल्ली में रह करके और सिर्फ जमुई जाते हैं विजिटर के तौर पर और सांसद बन जाते हैं, वो कैसे कह सकते हैं कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ, जबकि मेहनत सारी पशुपति कुमार पारस जी की थी। तो मेहनत सारी पशुपति पारस की थी, और कह रहे हैं कि मलाई जो है सारी चिराग पासवान ले गए, ये आप कह रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ संजय द्विवेदी प्रवक्ता शिवसेना से जुड़ गए हैं। क्या कहेंगे सर, आज भारतीय जनता पार्टी और राज ठाकरे के बीच में दिल्ली में बैठक चल रही है, सीटों को लेकर बातचीत भी हो सकती है। मैं प्रीति जी सबका जवाब दूंगा। पहले तो मैं एक बात का जवाब दे दूं, भारतीय जनता पार्टी की नीयत कैसी है। बिहार में अभी माननीय पशुपति जी मुख्यमंत्री थे, अब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं। उनको भाजपा ने चिराग पासवान के लिए तोड़ के किनारे किया था, मंत्री बनाया था, पार्टी तोड़ दी थी। आज उनकी जरूरत नहीं है तो उन्होंने चिराग पासवान को लिया। अब उदाहरण आइए महाराष्ट्र में उन्होंने क्या खेल किया। जो शिवसेना 18 से 20 सीटें जीती थी लोकसभा में, उनको 7 सीटें दे रहे हैं। ये 400 आंकड़ा पार की जो बात कर रहे हैं वो मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। एनसीपी जो 54-55 सीटें जीती थी, उनको ये 4 सीटें दे रहे हैं। विधानसभा में जो जीती थी, या लोकसभा में जो 4-5 सीटें जीती थी, और लोकसभा में शिवसेना जीती 18 सीटें, उनको दे रहे हैं 7 सीटें। तो देखिए, आज भी भारतीय जनता पार्टी जान गई है कि ओरिजिन कहां से है। माननीय राज ठाकरे जी का आपने नाम लिया, कोई बात नहीं, हमारे सम्मानित नेता है, वो एमएनएस में है, एमएनएस के चीफ है, वो चाहे बीजेपी के पास जाए, किसी के पास जाए, सम्मान उनका है, उसमें आप कोई कमेंट नहीं कर सकते। हाँ, एक बात कमेंट कर सकते हैं, जब माननीय राज ठाकरे जी ने शिवसेना छोड़ी थी, उसके बाद माननीय उद्धव ठाकरे ने जिस प्रयास से, जिस प्रयत्नों से इस संगठन को डेवलप किया, इस संगठन को बनाया, वो सभी के आंखों के सामने है। आपको याद होगा 2014 में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं हुआ था। भारतीय जनता पार्टी अलग चुनाव लड़ी थी विधानसभा का, और शिवसेना चुनाव अलग लड़ी थी। तब भी स्थिति क्या आई थी, हम 50 से ऊपर पहुंचे थे। तो ये मैं निश्चित से बात कह दूं, आज इन्होंने जो अपना कुनबा बनाया है, वो कुनबा ऐसा बनाया है कि विधायक तो तोड़ लिए, एनसीपी को तोड़ लिए, उनको पार्टी का नाम दे दिया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे, पार्टी का नाम देने से, पार्टी तोड़ने से, जो माननीय शरद पवार जी का कद है महाराष्ट्र में, जो माननीय उद्धव जी ठाकरे कद है, वो कद शायद भारतीय जनता पार्टी बदल नहीं सकती है। अब आने वाला चुनाव आ रहा है, आप देखिएगा 5-7 सीटों में अगर न रह जाए, ठीक है,
5-7 सीटों ज्यादा ए.के. इनको मिश्रा लोकसभा जी, में नहीं मिलेंगे। राजनीतिक विश्लेषक, उसके बाद मनीष गुप्ता जी। ए.के. मिश्रा जी, आपने तमाम पॉलिटिकल एक्सपर्टों को और साथ ही पार्टी के स्पोक्स पर्सन को सुना। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या इस बार 400 पार का जो नारा है, क्या छोटे छोटे कुनबों को मिला करके ये 400 पार का जो टारगेट है इसको पूरा किया जाएगा, या फिर नंबर फिगर बढ़ाने की कोशिश है कि देखिए हमारे पास इतनी बड़ी संख्या है राजनीतिक पार्टी की? चुनाव में 4 जून को जब इलेक्शन कमीशन चुनाव रिजल्ट डिक्लेयर करेगा तो नंबर ऑफ सीट्स ही वहाँ पे काउंट होंगे। वो चाहे एक दल इनके साथ हो, चाहे 10 दल हो, चाहे जो भी हो। अंतिम लक्ष्य है चुनाव को जीतना। और दोनों ही तरफ से मैं अगर आपको बोलूँ, जो दो पक्ष दो धड़े में अगर भारत की राजनीति को बांट दी जाए तो ये अभी समय के पहले की ये चीज़ें चल रही हैं कि कौन किधर सेटल हो रहा है, किसको कहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, किसकी आइडियोलॉजी किससे मिल रही है। कुछ दिनों में ये सेटल सारे जो पार्टी के जो दल हैं, घटक हैं, ये सेटल्ड हो जाएंगे और फिर अल्टीमेटली यही रहेगा कि हाँ भाई 400 पार हुआ कि नहीं हुआ, इस पे होगा। वो एक आदमी के साथ हो, 2 आदमी के साथ हो, 10 दलों के साथ हो, अल्टीमेट रिजल्ट काउंट करेगा। और इसमें कोई बुराई नहीं है। उधर के लोग भी अपनी टीम बना रहे हैं, इधर के लोग भी लाइक माइंडेड जो पार्टियां हैं, लाइक माइंडेड जो पीपल है, उनको अपने साथ ले रहे हैं। इसीलिए इसको मैं महासमर मानता हूँ, महायुद्ध मानता हूँ। ये कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है जहाँ पे कि 2 पार्टियों ने लड़ लिया, हार जीत हो गई। बहुत सारी इसमें रणनीतियाँ चलेंगी और 400 पार का आंकड़ा बीजेपी के लिए इम्पोर्टेंट है। उनके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि एक पार्टी या 10 दल हमारे साथ है या 15 दल हमारे साथ आ रहे हैं। तो ये भी एक रणनीति है, क्षेत्रीय छत्रपों को अपने तरफ लेना जो लाइक माइंडेड है। अभी आप मनसे का देखिए, जो राज ठाकरे आए हैं, ये महाराष्ट्र की राजनीति में बहुप्रतीक्षित मेरे हिसाब से और बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। राज ठाकरे को महाराष्ट्र की जनता एक असली नायक के रूप में देखती थी। ये बात दूसरी है कि वो अकेले अपने दम पे नहीं कर पाए हैं। ठीक है, लेकिन मनीष राइट गुप्ता जी जल्दी से है तो वो कुछ करके दिखाएंगे। ब्रेक पे जाने से पहले मनीष गुप्ता जी जल्दी से आपका रिएक्शन चाहेंगे। जो ए.के. मिश्रा जी कह रहे हैं कि टारगेट 400 पार करना है, उसके लिए कितने सारे घटक दल आते हैं ये मैटर नहीं करता है। देखिए बिल्कुल सही बात है, हमें लक्ष्य पर ध्यान देने की जरूरत है। और अगर भाजपा कह रही है कि हमारा गठबंधन एनडीए 400 पर जाएगा तो 400 आने चाहिए, और कैसे आई ये अलग बात है। अभी शिवसेना के नेता कह रहे थे उन्होंने ये, लेकिन ऐसे में फिर छोटी पार्टियां कहेंगी कि आपने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, जैसे पशुपति पारस साहब कह रहे हैं। और अभी हमारे सामने प्रीति जी, हर पार्टी के डिस्कशन को सेपरेटली देखना पड़ेगा। जहां तक शिवसेना की बात है, शुरुआत तो इन्होंने की। इन्होंने क्या किया, अपने सारे उसूलों को साइड में रखकर धुर विरोधी कांग्रेस, जिसके बारे में नेताजी के पिताजी कहा करते थे कि मैं कांग्रेस के साथ कभी ना जाऊं, वहां चले गए और नेताजी ने इमरजेंसी का स्वागत किया था। छोटे से ब्रेक के लिए जाना पड़ेगा, छोटे से ब्रेक के लिए, समय बहुत कम है, छोटे से ब्रेक के लिए जाना पड़ेगा। फौरन हाजिर होते हैं, उसके बाद जवाब लेंगे आपसे। फौरन हाजिर होते, छोटे से ब्रेक रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस चलेंगे डिबेट में। मनीष गुप्ता जी अपनी बातें जल्दी से पूरी कीजिए। क्या जो अभी हमारे साथ पशुपति पारस जी की टीम से जो प्रवक्ता बैठे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ तो नाइंसाफी हो गई है, आप बड़ी बड़ी डीलें तो दे रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन जो गांव में रहकर जिस व्यक्ति ने पशुपति पारस ने काम किया उसे आपने कुछ नहीं दिया, जो दिल्ली में बैठा उसे मलाई दे दी। इस पर क्या कहेंगे सर? मैं समझता हूं अगर एक बड़ी पार्टी ने इस तरीके से फैसला किया है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रैशनल्स रहे होंगे, कुछ ना कुछ डायनामिक्स रहे होंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि सबको एक ही चीज यदि दी जाए। कई बार स्थिति ये होती है कि मानो आपको अगर लोकसभा में सीट नहीं दे पा रहे बिकॉज ऑफ कि आपके 4-5 पार्टनर एक स्टेट में पहले ही हैं, तो हो सकता है आपको दूसरी जगह अरेंजमेंट किया जाए। हो सकता है पशुपति जी के लिए कोई और व्यवस्था सोची हो। वर्तमान में वो मंत्री हैं, हमें समझना पड़ेगा। वर्तमान में वो मंत्री आज रिजाइन की अलग बात है, उसके अलावा मेरे ख्याल से जो सूचना मेरे पास है उनके पुत्र को भी बिहार विधानसभा में मंत्री बनाने की बात थी। देखिए इसके अलावा देखिए एक और बात समझिए, ये दोनों इनका जो झगड़ा था वो चिराग पासवान और पशुपति पारस का था। अनिरुद्ध जी की और मनीष गुप्ता जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। अभी आप बोलने दीजिए भाई, ये गलत बात हो जाएगी, फिर मैं बोलने नहीं दूंगा। पहले मेरी बात सुन लीजिए। नहीं आप मैं बोल रहा हूँ, बात ये है कि रामविलास पासवान की सत्ता कौन रखेगा। प्रश्न ये है, अरेंजमेंट करके और अपनी पार्टी को खत्म नहीं होने देंगे। हम अरेंजमेंट करके पार्टी को खत्म नहीं होने देंगे। हमें अरेंजमेंट नहीं चाहिए, हमें हमारी सीटें देनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं दी और हम अरेंजमेंट नहीं चाहते। दो मेहमान हमारे साथ, मनीष गुप्ता जी और
अनिरुद्ध जी को स्क्रीन पर दिखाइए, जल्दी से स्क्रीन पर लेके आइए पीसीआर। चलिए देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि हमें हर व्यक्ति को हर वक्त भलाई चाहिए। हमारे बस राजनीति करने ये इसलिए आए थे बिहार में सांसद बनना है। लोक जनशक्ति अरे सच्चाई ये है, अरे कुछ काम करने की बात करो। इनको सत्ता चाहिए रामविलास पासवान के नाम पे, इनको सत्ता चाहिए रामविलास पासवान के नाम बड़ा नेता कौन हो सत्ता चाहिए दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति जो फिल्मों में अभिनेता है वो कैसे नेता हो गया? बस रामविलास पासवान नहीं रहे और तमाम सत्ता मेरे को दे दो, कैसे भी सत्ता मेरे को मिल जाए। हमारी यही प्रयास है, राजनीति का इतना गिरा हुआ स्तर मैंने नहीं देखा। हम दीदी आज स्थिति क्या है? आज मानो आज इनको सीट नहीं दी तो रामविलास पासवान के आदर्शों को साइड में करके चले जाएंगे। ऐसा होता है क्या? आपका हालात क्या है? आपका विचार क्या है? आपका विश्वास क्या है? आपकी विचारधारा क्या रही? जाएंगे रास्ता बन जाएगा। चलिए, जिस तरफ जाएंगे रास्ता बन जाएगा। टीना कर्मवीर जी, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, प्रधानमंत्री आज भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है। देखिए थोड़ा तेज आपकी आवाज मत, अब इतने क्या 2000 बिल्कुल 2024 के शोर में कहीं आपकी आवाज दब न जाए, थोड़ा तेज गला बुलंद करके बोलिएगा। जी देखिए, ये तो मोदी जी की इसे यही कहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री ने 10 साल में कोई काम तो किया नहीं। 10 साल उन्होंने इस देश को अन्याय में डुबो के रखा, अन्याय ही होता रहा इस देश में, लेकिन तब वो बोले नहीं। अब जब चुनाव आ गए हैं तो लगातार सिर्फ कांग्रेस पार्टी को गरियाने के अलावा कोई काम नहीं है उनके पास। अगर उन्होंने 10 साल में काम किया होता तो जनता के बीच जाते कि उन्होंने जो वादे किए थे, उन्होंने तो सबको पक्का घर देने का वादा किया था, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, 15 लाख अकाउंट में आने का वादा किया था। क्या आए? कुछ नहीं हुआ। तो स्मार्ट सिटी भी नहीं बनी, बुलेट ट्रेन नहीं आई, कोई बुलेट ट्रेन भी नहीं आई। बुलेट ट्रेन में मुझे लगता है खुद ही बैठते होंगे, बाकी बुलेट ट्रेन किसी को नहीं मिली। तो कहने का अच्छा रुके, बोलने दीजिए, पहले पूरा टीना कर्मवीर को बोलने दीजिए। धर्म की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए हमने उनके ऊपर अब चुनाव आयोग से भी एक सवाल है, चुनाव आयोग की भी एक बोली कर दी हमने। आज हमने कंप्लेंट की कि किस तरीके से जो राहुल गांधी जी का बयान था उनको तोड़ मरोड़ कर उन्होंने जो जनता के बीच पेश किया, इसीलिए हमने उनके ऊपर, क्योंकि देखिए क्रिमिनल हार्मोनी आप जिस तरीके से इस तरीके से हरकत करते हैं, तो किसी भी के प्रधानमंत्री को किसी भी नेता को नहीं बोलना चाहिए। जब चुनाव आयोग कह रहे थे तो चुनाव आयोग को तो तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन क्या चुनाव आयोग से भी सवाल है, क्या वो देश के प्रधानमंत्री पर कोई संज्ञान नहीं, कोई संज्ञान नहीं लेंगे। संजय द्विवेदी शिवसेना चंगुल में बचा रखा है, चंगुल में फंसा रखा है सारी संवैधानिक संस्थाओं पर, प्रीति जी सब पर। प्रीति जी एक चीज कहना चाहूंगा, जो मुद्दे होने चाहिए वो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, न पीएम साहब को दिखाई पड़ रहे हैं। जब ढांचा तोड़ा गया था तो उसमें प्रधानमंत्री कौन था? माननीय नरसिम्हा राव जी। जब ताला खोला गया था राम मंदिर का तब कौन था? लेकिन इन्होंने नहीं लिया कि साहब मैंने ढांचा गिरवा दिया। देखिए ये सिर्फ बगराने की राजनीति है, हिंदुत्व को बदनाम करने की राजनीति है। अगर इतने हिंदुत्व प्रेमी है तो क्या बाकी सब हिंदुत्व प्रेमी नहीं है? क्या देश 140 करोड़ जनता है, क्या वो राम मंदिर प्रेमी नहीं है? क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के माननीय नेता ही लोग ही हिंदुत्ववादी है? क्या प्रेमी होते हैं तो निमंत्रण तो पाते नहीं। निमंत्रण उड़ाते नहीं, निमंत्रण सिर्फ देना है, वो भी आपने गलत किया। निमंत्रण आपने गलत दिया, गलत तरीके से दिया गया निमंत्रण, गलत तरीके से दिया गया, इसलिए टुकरा गया निमंत्रण। आप निमंत्रण से कोई राम मंदिर दर्शन का जवाब मैं आपसे लूंगी। रसिका जी, एक मिश्रा जी जवाब देंगे। हम राम मंदिर दर्शन करने नहीं जाएंगे। जब आप वहाँ बैठोगे हम नहीं जाएंगे। हमें श्रद्धा है, भक्ति है, तो हम जब चाहेंगे तब दर्शन। तो राज ठाकरे जी भी तो भारतीय जनता पार्टी में जाने को तैयार, उनके बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। आप ले देखिए बीजेपी। अरे राज ठाकरे अपनी पार्टी है, राज ठाकरे अपनी पार्टी, हम कमेंट क्यों कर रहे हैं? वो जहाँ जाना जाए। बस संगठन तोड़ने का तो आपकी है ना, शिवसेना तो आपने तोड़ी, एनसीपी आपने तोड़ी। अब आप चुनाव में देख लीजिएगा किसको कितने वोट मिलेंगे, लोकसभा चुनाव में। जो आपने एनसीपी बनाई है, जो शिवसेना बनाई है, जो शरद पवार जी है और जो उद्धव ठाकरे हैं, किसको वोट मिले, कितना मिलेगा वो बता देगी जनता आपको। जनता किसके साथ है वो आपको बता देगी। जनता किसके साथ में है प्रीति जी, जनता बता देगी कि जनता किसके साथ में है। आपकी तोड़ फोड़ की राजनीति से चुनाव
को खरीद कर संगठन का नाम देने से जनता नहीं होती है, जनता नहीं भगती है। आपने विधायक तोड़ लिया, जनता टूट जाएगी। जनता को जहाँ वोट देना है, जिसको वो नेता मानते हैं, महाराष्ट्र की जनता अच्छी तरह जानती है कि शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे का कितना नाम है, कितना प्रेम है महाराष्ट्र जनता को। वो आने वाले दिनों में आपको मालूम चल जाएगा कि तोड़ फोड़ की राजनीति से 400 पार नहीं जा पाएंगे। आप बिहार में अब लड़वा रहे हैं, नहीं अब लड़वा रहे हैं उनको, अभी तक उनको बाहर किया हुआ था, अब उनको लड़वा रहे हैं, आपस में चाचा भतीजे लड़वा रहे हैं। तो ये राजनीति जो आप कर रहे हैं ना, वो जनता देख रही है। इससे 400 पार नहीं जा पाएंगे। लिख लीजिए आप, जो बिहार में कृत कर रहे भारतीय जनता पार्टी, हैं, जो महाराष्ट्र में कृत कर रहे ठीक है, हैं, भारतीय जनता पार्टी से राशिका जी बोलिए। 400 पार आप नहीं जा पाएंगे। आप जो तोड़ फोड़ की राजनीति कर रहे हैं, जनता किसके साथ है? जनता को देखिए आप, जो 18 सीटें जीती थी, उनको 60 सीट कवर कर रहे हैं। संजय जी राशिका जी जुड़ी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनको एक बार सुन लीजिए, उसके बाद काउंटर कीजिएगा। बोलिए राशिका जी। देखिए, पहली बात तो मैं कांग्रेस के लेना चाहती हूँ। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार नाम बदल दिया, नामकरण कर दिया, चलो इंडी गठबंधन कर लिया, सबको अपने साथ जोड़ रहे हैं विपक्ष को। भ्रष्टाचार पे कौन बोल रहा है? इलेक्ट्रोल बॉन्ड हटाइए आप, इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट जवाब मांग रहा है, सुप्रीम कोर्ट जवाब मांग रहा है, क्या दिया गांधी जी पहले दिन दूसरी बात ये कि एक सरकार बैठे हैं वहाँ पर, उससे कहने की जी भगवान और कोई नहीं है, सिर्फ जीसस भगवान है। उसके बाद इन्हीं के गठबंधन के लोग सनातन को उन्मूलन के लिए कार्यक्रम रखते हैं, सनातन विरोधी बातें करते हैं। खड़गे जी कहते हैं मोदी आ गया तो सनातन का पुनर्स्थापन हो जाएगा, इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। तो यह सनातन विरोधी नहीं है। और आप भी महिला है टीना जी, शक्ति के अगेंस्ट अगर बोला जाए तो क्या आप बर्दाश्त कर पाई? मुझे नहीं पता कैसे बर्दाश्त कर पाई। हमारे यहाँ जर्सी गाय बोलने वाले कांग्रेस की जो है वो महिलाएं हैं, उनके अगेंस्ट बोला जाता है। आईआईटी बीएचयू की महिला को बोल रहे, आईआईटी बीएचयू में समझ में नहीं आता कैसे कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता है वो। सेना जब इलेक्शन लड़ी थी तो सिर्फ सेना मोदी जी के साथ, मोदी जी के गठबंधन में इलेक्शन लड़ी थी। आप दोनों की आवाज बहुत कम आ रही है, स्टूडियो में जो गेस्ट बैठे हैं नहीं उनके पास भी आवाज नहीं। आवाज बढ़ाइए दोनों की, आवाज बिल्कुल कम है, मुझे भी समझ में नहीं। इन्होंने गठबंधन किया और सिर्फ और आज की तारीख में क्या बोलने में लगे हुए हैं, अगर राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण दिया गया था तो क्यों कांग्रेस ने खाने का तैयार थी यहाँ पर? मुद्दे पर बात कीजिए। नहीं आज सीट शेयरिंग पे रौचिका जी सीट शेयरिंग पे क्या होने वाला है? चलिए थर्ड लिस्ट भी आप लोगों की तरफ से आने वाली है, सीट शेयरिंग पे बातचीत भी चल रही है, राज ठाकरे से मुलाकात का दौर दिल्ली में चल ही रहा है, क्या होने वाला है? इनकी कोई सीट शेयरिंग नहीं है, सिर्फ 400 का गुब्बारा जनता के बीच दिखाना चाह रहे हैं, साइकोलॉजिकल एक गेम खेलना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। कोई 400 पैसा नारा नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास अभी। इनको पता है, ये डरे हुए हैं, इनके तो 200 में भी लाने पड़ रहे हैं। नहीं खाएंगे तो 400 की पार्टी की वजह से और इसी परिवार गठबंधन जो है वो पहले 440। ठीक है अनिरुद्ध जी, ठीक है अनिरुद्ध कुमार प्रवक्ता RLJP से, क्या RJD के साथ जाने वाले हैं पशुपति पारस जी? क्योंकि तेज प्रताप जी ने बोल ही दिया है कि हमारा स्वागत है उनका हमारी तरफ, अगर आना चाहे तो हम उनको जरूर उनका स्वागत करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी दिल दुखाने का और ऐसे ही इस्तेमाल करने का काम करती है। जा रहे हैं RJD में पशुपति जी?
जी अभी देखिए इस पर पार्टी का कोई निर्णय हुआ नहीं है, तो आधिकारिक रूप से कोई बात हम कह नहीं सकते, लेकिन अगर हमने जैसा कि कहा कि हम भी दरिया है और हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल लेंगे रास्ता हो जाएगा। तो रास्ता विचारधारा जाए भाड़ में, बस सीट मिलनी चाहिए। आपकी कौन सी विचारधारा थी? अरे अगर हमारी आप कोई विचार विचारधारा मिला के नहीं है। रखते, अगर आप विचार मिला के आपकी रखते, आचार विचारधारा मिला को के रिव्यू रखते, कर तो रहे शायद ये दिन हैं। ही जब नहीं तक आते। सीट थी तो भाजपा के साथ, विचार और सीट नहीं आचार तो मिला के तेजस्वी के रखते पास, तो ये दिन ही नहीं आते और कमाल परिवार है। का हिस्सा मानते अभी तो रहते। आप परिवार आपकी तोड़कर विचारधारा को परिवार तो बनाने पता की नहीं। बात रामविलास करते। पासवान की विचारधारा ये थी कि वो भाजपा के साथ थी। रामविलास पासवान बस जी की रामविलास पासवान विचारधारा- चले गए, उनके वोटों रामविलास पर पासवान खेती जी की करनी है। विचारधारा पर उनकी पशुपति विचारधारा पर कुमार खेती पारस नहीं करनी चलते हैं। रामविलास पासवान जी की विचारधारा पर पशुपति कुमार पारस अरे चलते चल हैं। रहे होते तो छोड़ के न जाते। बार बार कह रहे हैं कि रामविलास पासवान की छोड़ के विचारधारा न पर जाते। चल कर कहीं पशुपति मलाई नहीं पारस मिली ने ना। 29 एमएलए अरे और पिछले मलाई लोकसभा नहीं इलेक्शन में मिली। आपको जिताया था। अरे और इस मिल बार जाती भी तो मलाई, पशुपति कुमार तो छोड़ पारस कर का नहीं जाते अस्त्र ही पशुपति चलेगा। भाई। पशुपति अस्त्र जब चलता है तो विरोधी सारे जो है बेबस और पस्त हो जाते हैं। इनके हमारे विरोधी नेता ने त्याग किया है अपनी पार्टी के सांसदों के लिए। उन्होंने खुद के लिए कुछ अरेंजमेंट नहीं मांगी, उन्होंने खुद के लिए कुछ स्वीकार नहीं किया। उन्होंने जब कहा तब कहा कि हमें चाहिए तो हमारे सारे सीट चाहिए जो सिटिंग सांसद हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि हम अकेले चुनाव लड़कर अपनी पार्टी को खत्म नहीं होने लेकिन देंगे। चिराग जी तो आरोप लगा रहे हैं पशुपति पारस अपना अस्तित्व बनाए रखेंगे और राजनीति जो है पशुपति उनकी- पारस आरोप लगा रहे हैं माफ कीजिएगा, पशुपति पारस के ऊपर चिराग पासवान आरोप लगा रहे हैं कि मैं जो डिजर्व करता था, यानी कि उन्हें जो मिलना चाहिए था, अभी तक चाचा होने के नाते भी उनके साथ न्याय नहीं किए, उनको वो चीजें नहीं मिली, जबकि वो रामविलास पासवान के बेटे हैं, अपने सिर्फ चाचा बेटे हो पशुपति जाने पारस। से ही अगर राजनीति अगर चलने लगती तो फिर परिवारवाद का विरोध क्यों होता है? तो भाइयों ने चल जाती है। परिवारवाद का विरोध क्यों कर रहे हैं? जिस भाइयों व्यक्ति से ने जाती है। मेहनत की, जिस व्यक्ति ने संगठन खड़ा किया, उस व्यक्ति ने वहां पर वो डिजर्व किया और उसको मिला। और अगर रामविलास पासवान जी को हाजीपुर का उत्तराधिकारी बनाना था तो अपने समय रहते ही वो उनको हाजीपुर चुनाव लड़वाते। जमुई क्यों ले गए? और उन्होंने जमुई में ऐसा क्या विकास कर दिया आपकी वो भाग करके वहां से आकर के और पिताजी के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? अगर चिराग पासवान मजबूत थे, एनडीए मजबूत था, तो उसको अब तक सीटों के बंटवारे का इतना इंतजार क्यों था? वो कब का फैसला ले लेती किसी चीज पर? क्यों आप किसी के भरोसे पर इंतजार करते रहे? चिराग पासवान जी अगर जमुई की जनता के लिए काम करते तो शायद वो वहां पर जो है आज फाइट करते। अब वो बात करने लगे हैं इधर उधर की और आकर के हाजीपुर में सहानुभूति वोट लेना चाहते हैं। तो क्या आप 5 साल काम करने के बाद सहानुभूति वोट के बल पर जीतना चाहते हैं? आपने ऐसा कुछ नहीं किया। एक सेकंड, वो कह रहे हैं अनिरुद्ध जी कि काम के बूते चिराग पासवान को टिकट नहीं दी गई है, उन्होंने कोई काम नहीं किया है बिहार में, वो दिल्ली में रहे और काम पशुपति पारस ने किया, ये कहना अनिरुद्ध जी का। ठीक है, चलिए मैं इन्हीं की बात मान लेता हूँ, अपने मित्र की जो स्पोक पर्सन है। अगर उन्होंने काम किया तो आप पार्टी से अलग हो गए, बीजेपी दल से आप अलग हो गए। ठीक कुछ दिन पहले अभी हरियाणा में यही चीज हुई थी, शिवसेना ने भी शायद यही आरोप लगाया था, उद्धव जी ने, वो भी अलग हो गए थे। तो ठीक है, अब महीने 2 महीने की तो बात है, अब पशुपति जी अकेले चुनाव लड़ ले, अपनी पार्टी बना के लड़ ले। नहीं, उनकी पार्टी है, ऑलरेडी पार्टी है उनकी, और उन्होंने पूरी पार्टी को बचाया है, अपने सारे सांसदों के लिए लड़े हैं। ऐसा कोई नेता नहीं है, आपके छोटे छोटे दल जो है खुद के लिए समझौता कर लेते हैं, लेकिन हमारे नेता ने समझौता नहीं किया है। अंत तक उन्होंने आपका साथ देने की कोशिश की, आप लोगों ने उनका साथ छोड़ा है, आप लोगों ने उनका साथ छोड़ा है। उन्होंने आपके सारे गठबंधन को ईमानदारी से हर समय आपके एक एक नेता छोड़ कर जाते रहे, लेकिन एक पशुपति पारस ऐसे थे जिन्होंने आपका अंत समय तक इंतजार किया है। आपने उनके 5 सीटें नहीं दी, सम्मान नहीं दिया, इसलिए ऐसा हुआ। पशुपति कुमार पारस एकमात्र नेता है जिन्होंने सिर्फ न केवल हाजीपुर की जनता के हित में फैसला किया है, हाजीपुर की ये फैसला जो आज पशुपति कुमार पारस ने जो इस्तीफा दिया है वो हाजीपुर की जनता के हित में दिया है, कि वो जिस जनता के भरोसे के हित में दिया है, जनता के विश्वास के भरोसे दिया है, और जनता ही उनको वापस संसद में लेकर के आएगी और वक्त जवाब देगा, वक्त जवाब देगा कि क्या न्याय नहीं हुआ तो जनता ने न्याय करके भेजा है, जनता न्याय करेगी, जनता न्याय करेगी। हम जनता के बीच जाने के लिए कह रहे थे, 2 महीने धीरज रखिए, धीरज रखे हुए हैं हम।
हमने तो काम आपको पहले ही कर लेना चाहिए था। गठबंधन में रहे उतने दिन धीरज धर के रखा। अब क्या धीरज धरने की बात करते पहले हैं? कर लेना चाहिए। क्या धीरज धरने की बात कर रहे हैं? हमारे नेता ने तो अंत समय तक धीरज दिया रखा है। आज इस्तीफा दिया है उन्होंने, आज इस्तीफा दिया है उन्होंने जनता के भरोसा दिखाया है, जनता न्याय करेगी। इस बार गठबंधन बनाएंगे, जनता न्याय करेगी। रख करके फिर आरजेडी और बीजेपी के पास आरजेडी की तरफ बताइए, रुक जाइए अकेले लड़ेंगे चुनाव। अच्छा संजय हिम्मत है हमारे पास, कभी हमने छोड़ा, हिम्मत है तो ये सारी इतने बड़े गठबंधन को छोड़कर जब सारी दुनिया उस गठबंधन में शामिल होकर के चाहती है कि जीत जाए, हमारे नेता ने छोड़ा। रुक जाइए अनुरोध जी, रुक जाइए, ठीक है और भी मेहमान, एक सेकेंड रुक जाइए, और भी मेहमान है। संजय जी बोलिए, अपनी बात रखिए। चाहूंगा भगवान श्री राम हम तो मानते हैं भाई, श्री राम भगवान हम तो मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, हनुमान जी को मानते हैं। आज हनुमान जी ही दिखा रहे हैं, श्री राम जी दिखा रहे हैं बिहार में नाटक। पशुपतिनाथ जी को इन्होंने रामविलास पासवान उत्तराधिकारी का बना दिया था, किसा भी उत्तराधिकारी हैं। आज चिराग पासवान में क्या दिखाई पड़ गया? वो तो उनके बेटे हैं, उनको सीट क्यों दे दी? महाराष्ट्र में जिस तरह नाटक कर रहे हैं कि साहब अजीत पवार जी एनसीपी के हैं, शरद पवार जी नहीं चला सकते, उद्धव ठाकरे के लिए शिंदे जी हैं, सब शिंदे जी चला सकते हैं। तो ईश्वर दिखाता है चीज। परिवारवाद का बढ़ावा कौन दे रहा है? परिवारवाद का बढ़ावा बीजेपी दे रही है, भारतीय जनता पार्टी दे रही है, माननीय नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, माननीय अमित शाह जी दे रहे हैं। अगर परिवारवाद नहीं है तो चिराग पासवान को पार्टी में शामिल कैसे कर लिया गया? सीटें कैसे दे दी गई? मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ। और महाराष्ट्र में जो किया इन्होंने, इसे 2 महीने जनता दिखा देगी, 2 महीने में जनता दिखा देगी कि शिंदे जी को लेके आपने सबसे बड़ी गलती की थी, अजीत पवार जी को लेके सोने भी लीजिए सबसे बड़ी गलती की थी। सवाल पूछने के बाद धीरज रखिए, थोड़ा जवाब भी ले लीजिए। क्या कह रही हो? महिला इतना चिल्ला के क्या बोलेगी? परिवारवाद के जो मुद्दे हैं आप उससे भटक गए। क्या आप आज शिवसेना में, आप आज प्रवक्ता है शिवसेना के, क्या शिवसेना के कल आप अध्यक्ष बनने का सपना चिराग पासवान कौन है जो लंबी बातें करते हैं, सिद्धांत दिखाते हैं? चिराग पासवान जी क्या है भाई? चिराग पासवान बेटे नहीं है, सामान्य कार्यकर्ता चला रहे हैं तो चला रहे हैं, शिंदे जी की वजह नहीं चला रहा है, आपकी वजह नहीं चला रहा है। अगर शरद पवार जी जिंदा है, वो अगर संगठन चला रहे हैं तो अपनी दम पर चला रहे हैं। आपकी तोड़फोड़ की राजनीति ये आपको दिखाएगी, आपकी तोड़फोड़ की राजनीति आपको दिखानी पड़ेगी। 2024 में देखिएगा प्रधानमंत्री बने हैं, अब 400 पार कर रहे हैं, 400 पार हुआ, 200 पार नहीं हो गया। आप 200 पार नहीं हो गए, दिल्ली की जगह पहली बार अब 400 पार मत कर रहे हैं, कोई नहीं बनेगा। 400 पार छोड़ गया, अब 200 पार नहीं होंगे। अब महाराष्ट्र में 5-7 सीटों ज्यादा नहीं आ रही है आपकी, एक साथ मत बोलिए, एक साथ ओवरलैप मत कीजिए प्लीज, ओवरलैप कितना भी तोड़ फोड़ कर लीजिए, एक साथ मत बोलिए। संजय जी, जनता दिखाएगी, रोचिका जी, आवाज मुझे डाउन करवाना पड़ेगा प्लीज। आप लोग अगर मैं आवाज डाउन करवा दूंगी अगर आप लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे। मैं सवाल नहीं पूछूंगी, आप तो अपने आप में आप लोग ओवरलैप किए जा रहे, किसी को समझ नहीं आ रहा है। रुक जाइए। टीना कर्मवीर जी, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, आपको नहीं लगता राज ठाकरे के जाने से कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में जो सीट शेयरिंग को लेकर के जो स्ट्रैटेजी बनी है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, या फिर एक बहुत बड़ा आप कहेंगे कि जो आंकड़ों का पूरा खेल है वो बिगड़ सकता है, पूरा मामला बिगड़ सकता है राज ठाकरे के जाने से इंडिया गठबंधन का? देखिए अभी स्थिति क्या है कि बीजेपी के जो कि सिटिंग एमपी हैं वो छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, और दो इनके एमपी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। तो हम लोगों को कतई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जेजेपी अभी कुछ दिन पहले छोड़कर चली गई, आज पशुपति पारस चले गए, इससे पहले एडीएम की छोड़ के चले गई, तो एनडीए का जब तक चुनाव का बिगुल तो बच चुका है, लेकिन चुनाव आते आते एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से एनडीए गठबंधन टूट जाएगा। लेकिन इंडिया अलायंस धीरे धीरे देखिए जो कछुए की चाल में चल रहा था, और कछुए की चाल में आप कछुए खरगोश की कहानी सुनेंगे तो आपको भी पता होगा कि कछुआ ही जीतता है।
तो हम कछुए की चाल चलते चलते हम इंडिया अलायंस पूरी मजबूती के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि ये देखिए अब कांग्रेस कहानियां सुना रही है कछुए की कहानी। कल राहुल गांधी एक जगह कह रहे थे कि मैं 10,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर चुका हूँ। मेरे ख्याल से 1,000 किलोमीटर पैदल चले होंगे। मनीष जी आप शांत बैठिए, कोई फायदा नहीं है, आपकी चमचागिरी करने से कोई फायदा यही वजह से शिवसेना का ये हाल हुआ है। कांग्रेस के साथ लग गए हैं, विचारधारा का तो त्याग कर दिया है। कहाँ बाल ठाकरे और कहाँ उद्धव ठाकरे। फाइनल कमेंट समय नहीं है, जल्दी जल्दी अपनी बात करें, जल्दी से एक साथ मत बोलिए, एक साथ मत बोलिए, जल्दी से एक एक करके। सबसे पहले फाइनल कमेंट लेंगे AK मिश्रा जी, क्या कहेंगे चुनाव के लिए, फाइनल कमेंट दीजिए, उसके बाद फिर तमाम मेहमानों से छोटा छोटा कमेंट। एक ऐसी चीज है ना, एक अनार 100 बीमार। प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट है, एक सीट पे एक ही कैंडिडेट लड़ेगा। अब हर आदमी की महत्वाकांक्षाएं हैं, जिनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी हैं, मैं सारे दलों के नेताओं लोगों को बोलता हूं, भाई किसी के सामने हाथ जोड़ के मत खड़े होइए, अपने दम पे लड़ करके पूरे देश में चुनाव जीत लीजिए। रेदर देन ये बोलना, बच्चों की तरह शिकायत करना कि जी हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला। ठीक है, छोटा छोटा की जरूरत है तो अपने दम पे लड़िए। छोटा अनिरुद्ध जी फाइनल कमेंट अनिरुद्ध जी फाइनल कमेंट पार्टी लाइन। अनिरुद्ध जी फाइनल कमेंट दीजिए, पार्टी लाइन। जी हमारी पार्टी की अभी आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हम फिर भी जो है चुनावी राजनीति करते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी कहते हैं कि राजनीति करने वाला व्यक्ति जो है वो साधु नहीं होता है, साधु की जमात नहीं है राजनीति करने वाला। हम राजनीतिक गठबंधन में थे, राजनीतिक गठबंधन में जा सकते हैं और जनता से न्याय लेकर के हम लौटेंगे और हम संसद में फिर लौटेंगे। जिन्होंने हमारी सीटें छीनी है, जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है, उनके साथ जनता को लेकर के न्याय करने पहुंचेंगे संसद में। फाइनल कमेंट जी, मैंने जैसे पहले कहा, मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग विकास की, विश्वास की, सबका साथ की राजनीति कर रहे हैं और इसी तरीके से हम 2024 में जोर शोर से 370 बीजेपी और 400 पार बीजेपी एनडीए रहेगा। उसके साथ हम 2024 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनते देखेंगे और इंडी गठबंधन का फाइनल कमेंट फिर से पेड़ होगा। संजय द्विवेदी जी फाइनल कमेंट पार्टी लाइन। देखिए प्रीति जी बहुत स्पष्ट हम बताते हैं, परिवारवाद का नारा देने वाले, स्वार्थ और लालच की राजनीति करके जो पार्टियां तोड़ के अपना कुर्मा बढ़ाना चाहते हैं, शायद जनता देख रही है, जनता से बड़ा शायद कोई नहीं है। चुनाव आने वाले हैं, जनता इसका बिल्कुल जवाब देगी कि महाराष्ट्र में जो किया, बिहार में जो कर रहे हैं और प्रदेश में जो कर रहे हैं, उसका जनता जवाब देगी। ठीक है, जनता जवाब देगी। डॉक्टर टीना करवीर फाइनल कमेंट। ये चुनाव जो है सत्य और असत्य के बीच है, ये चुनाव नफरत और मोहब्बत के बीच है। और हमेशा आप देखेंगे कि मोहब्बत की ही जीत होती है और हम मोहब्बत के साथ इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है, जो गारंटी देने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि मनसे के राज ठाकरे और सीता सोरेन ने बीजेपी ज्वाइन की है। इन दोनों स्टेट्स में, रेस्पेक्टिव स्टेट में बीजेपी को लाभ मिलने वाला है। पशुपति पारस के ना होने से कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होगा, मैं समझता हूँ भारी नुकसान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में आए और साथ ही जिस तरीके से 2024 के चुनाव को लेकर के अब जिस तरीके से चुनावी बिसात जो है सीटों की, कुर्सियों की, वो इधर से उधर खिसक रही हैं, उसको देखना बड़ा ही दिलचस्प है। फिलहाल 2024 के चुनाव से पहले जितने भी चुनावी बुगल बजेंगे वो सब हम आपको इस डिबेट में दिखाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज इंडिया और साथ ही देखना न भूलें हमारा प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।